ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। काफ़िले जो हैं वो रवां दवां हैं लाहौर जलसे के हवाले से, और जिस तरह राना साहब ने ये बात की कि अगर कहीं पर रोकने की कोशिश की जाएगी तो जलसा वहीं से होगा। इब्तदाई तौर पे जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हो रही थी और उसके बाद फिर फैसले साजी के लिए इंतज़ामिया बैठी हुई थी, और इंतज़ामिया ने इब्तदाई तौर पे जब मीनार पाकिस्तान पे जलसा ना करने का ऐलान किया तो सुनने में ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग ये है कि अटक तक आएंगे खैबर पख्तूनख्वा से और वहीं पर जलसा करके फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन फिर डेवलपमेंट जो है मज़ीद तब्दील होती गई। तो हिकमत अमली में क्या तब्दीली आई है, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर खुराक के खैबर पख्तूनख्वा के ज़ाहिर शाह तोरो साहब। ज़ाहिर शाह तोरो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ाहिर शाह साहब, क्या प्लानिंग चल रही है और हिकमत अमली में तब्दीली क्या है, और अगर कोई गिरफ्तारियों का मंजरनामा बनता है तो उसकी बचने की एग्जीक्यूशन क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जिस तरह की अभी ये लोग फैसले जहां जिस तरीके से हो रहे हैं, जिस तरह इजाजतनामा नहीं दिया जा रहा और ये अपनी तरफ से, तो ये पता नहीं कि इनके पाकिस्तान के बारे में ये क्या करना चाहते हैं, क्या सूबों को एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। हमें इनकी मकसद का पता नहीं चल रहा। ये तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में ये पता भी चल जाएगा कि ये लोग आखिर करना चाहते हैं। सिंध की तरफ लौटा दिया गया है, बलूचिस्तान इसी तरह फ्री फॉर ऑल रखा गया है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पंजाब में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो पता नहीं कि ये लोग करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ, इनका मकसद क्या है। मैं ये कहता हूं कि हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और हमारे कायद के हुक्म के मुताबिक ये फैसला किया है कि हमने हर सूरत लाहौर जलसे में शिरकत करनी है। और मुख्तलिफ किस्म की अफवाह भी चल रही है, कभी कहते हैं कि हमें फलाना जगह पे इजाजत दे दी गई है। तो ये सब चीजें जो हमारी अभी जो कमेटी है, हमारी कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी, वो आपस में बैठती है और फिर वो अभी उनका इजलास होगा और उसमें फैसला भी कर लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तो ये फैसला किया है। वो ये कहते हैं जैसे पंजाब पे कोई चढ़ाई कर रहा है। क्या पंजाब में हम जलसा जाने के लिए, हम जलसे के लिए जब जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये चढ़ाई के लिए आते। अगर कल ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करेंगे और हम इनको इजाजत नहीं देंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सी शख्सी आजादियां हैं? ये कौन से ह्यूमन राइट्स के कवानीन जो है उनको फॉलो किया जा रहा है? आखिर हम पूछते। जी ज़ाहिर शाह साहब, ये तो बताइए कि कल अली अमीन गंडापुर साहब जलसे में शिरकत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और दूसरा KPK से क्या जुलूस की शक्ल में आएंगे और कितनी तादाद में आएंगे? हुआ है कि हम 1 बजे जो है वो उधर से निकलेंगे। ये हमारा स्वाभाविक जो है कि हम लोग निकलेंगे, ये तो पूरी दुनिया को पता है, उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। और इंशाल्लाह वो जरूर हमें हमारी जुलूस को, वो आपको पता है कि एक दलेर और निडर लीडर हैं, वो इस किस्म की चीजों से डरते नहीं है। वो तो लोग कहते थे ये इस्लामाबाद भी नहीं आएंगे, फिर इस्लामाबाद आके सबको दिखा दिया है कि वो आते हैं कि नहीं आते। अच्छा ज़ाहिर शाह साहब, कल के जलसे के बाद आपको क्या उम्मीद है? वही रवैया रवा रखा जाएगा जो इस्लामाबाद के जलसे के बाद था, या यहाँ पे सूरत हाल नरम होगी या संगीन होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी को पाकिस्तान की फिक्र है तो इस तरह की हरकतें जो है ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। हमें इस तरह की फैसले करने से ये पाकिस्तान की कोई इसके साथ मोहब्बत का इजहार भी नहीं है, और न इसके पाकिस्तानियत को मतलब उसको तूल देने के लिए पाकिस्तानियत जो है वो आगे बढ़े, इसको दचका लगाना है। इसको ये नहीं होना चाहिए। ये जो भी करता है ये जुल्म करता है पाकिस्तान के साथ, इस रियासत के साथ ज्यादती हो रही है। और हम कहते हैं कि ये रियासत के जितने भी इसके मुखलिस लोग हैं, उन सबको चाहिए कि वो इस किस्म की हरकतों से बाज रखें इन लोगों को जो ये काम करना चाहते हैं। ज़ाहिर शाह साहब, आप कितनी तादाद में आएंगे? ज़ाहिर शाह साहब, कितनी तादाद में आप आएंगे KPK से? देखो, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे 43 MNA हैं, हमारे जो है 94 से ऊपर हमारे MPAs हैं, तो हर एक को टास्क हवाले किया गया है कि आपने जो है इतने लोगों को लाहौर लाना है। तो हमने जो टास्क दिया है उनको, वो किसी को 1000 है, इलाकों के हिसाब से 500 से कम किसी को भी टास्क नहीं दिया गया। तो ये जो सूरत हाल है, इंशाल्लाह इससे हमें यकीन है कि हमारे कोई 1 लाख के करीब तक हमारे लोग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से जाएंगे। सर 1 लाख सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से? लाख? बिल्कुल जी।
तो जैसे कि इस्लामाबाद में जलसा था तो वहाँ पे ये मालूम पड़ा था कि केपी से लोग पहले ही 1-2 दिन पहले ही आ गए थे, तो क्या उनमें से लोग यहाँ पे पहले आए हैं या वो सारे ये रैलीज की सूरत या काफले की सूरत नहीं है? हमारी स्ट्रेटेजी है, अब स्ट्रेटेजी तो अब इस तरह कुछ चैनल्स पे तो नहीं बता सकते ना, शायद बहुत सारे लोग गए हों। बल्कि ये बात भी छोड़े, वहाँ इतने ज्यादा लोग हमारे इमरान खान के इतने बड़े सपोर्टर है, इतने सिर्फ लोगों पे ये जलसा होगा। ये जलसा इंशाल्लाह लाहौर ही निकलेंगे, ये पंजाब का बच्चा निकलेगा। इन्होंने तो सिर्फ 17 सीटें सिर्फ पाकिस्तान में जीते हैं। ये मैंडेट चोर हुकूमत जो है अवाम के इनके पास नहीं, अवाम के इमरान खान के साथ है। चलो साहब, आप 1 लाख लेकर आते हैं, इससे कई गुना ज्यादा जो हम लाहौर में मूवमेंट देख रहे हैं और लाहौर जिस तरह चार्ज देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जलसा तो चाहे जिस मर्जी जगह पे हो, ये जलसा तो तारीख रकम कर देगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, आप 1 बजे का 2 बजे भी निकलेंगे तो जलसे का टाइम तो 7 बजे तक होगा। बता ये कोई भी जलसा टाइम से शुरू हो, टाइम से खत्म होता है। ये इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ये कोई नया कानून बना दिया है। लोग 10-10 दिन तक धरने लगाए बैठे होते हैं, 10 दिन तक वो उसी चौक में उन्होंने कब्जा किया होता है। उनके लिए कौन सा कानून जो है वो अमल में आता है, कौन सा कानून जो है वो आगे आता है और उनको रोकता है। ये जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि पुरअमन पार्टी है, पाकिस्तानियत पर यकीन रखती है, पाकिस्तान की वफादार जमात है, बाकी ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। जाहिर शाह साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार अभी तक का वो तो नज़रियात के हवाले से आपके साथ था, लेकिन अब जो एक नई पार्टी पोजीशन जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में तो है नहीं, अब उसमें 2/3 अक्सरियत ये हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर क्या तहरीक मौलाना के साथ चलेगी आपकी? मैं एक बात बता दूं, पहले कुछ बहुत अर्सा पहले आपको पता है ना कि बेनजीर भुट्टो शहीद जो है वो कहा करती थी कि ये कैंगरू कोर्ट्स है और ये कैंगरू कोर्ट्स के जरिए इस तरह और ऑर्डिनेंसेस के जरिए पाकिस्तान को चलाना जो है ना, ये पाकिस्तान के बार मैं आपको कहता हूँ कि हमारी रियासत के मफाद में नहीं है। अब फिर वही तरीका अपनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को जो है वो अकलियत में बदला जा सके। अब कौन सा शऊर पाकिस्तानी होगा जो वो इस बात को मानेगा? वक्ती तौर पर तो ये ऑर्डिनेंस जारी करके बहुत सारे काम कर सकते हैं क्योंकि ये ताकत के बलबूते पर सब कुछ करते हैं, लेकिन ताकत से कौमों को जो है ना वो किसी तरीके से भी कौमें जो है वो ताकत के जरिए उनको सब्जुकेट नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके दिलों पे जो होगा राज करने के लिए उनके साथ दोस्ती बनानी पड़ेगी और अवामी फैसलों को कबूल करना पड़ेगा। तो साहब, ये तो जलसा तो हो जाएगा, इस जलसे के बाद क्या किसी बड़ी तहरीक का भी फैसला है? क्योंकि अब जो हालात हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना नहीं जा रहा और उसके बाद ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ अब फाइनल मैच, फाइनल राउंड खेलने जाएगी? मैं आपको बता दूं एक बात बहुत जरूरी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये जो अभी अदालत के जरिए 8 चीजों की अक्सरियती फैसलों को जिस तरह अकलियत के जरिए और ऑर्डिनेंस के जरिए रोंदा जा रहा है, पांव तले रोंदा जा रहा है, और ये हमारे पार्लियामेंट जो सबसे बालादस्त है, क्या बालादस्ती का ये मतलब होता है कि आप इदारों को इस तरीके से तबाह करने की? इदारे तो ऑलरेडी भी आप लोगों ने जो ऊपर बैठे हुए हैं उन लोगों ने और ये जो ताकतवर लोग हैं इन्होंने तो इदारों को ऑलरेडी भी तबाही के किनारे पे पहुंचा दिया। मेरे ख्याल में उसके उसमें पेट में और एक चूल्हा भी घूमने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए, इससे कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। वक्ती रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन इससे कभी भी पाकिस्तान एक सस्टेनेबल पाकिस्तान, एक तरक्की करने वाला मुल्क की तरफ गामजन होना, इससे मईशत बहाल नहीं होगी, इससे रियासत में ठहराव नहीं आएगा। ये नहीं होना चाहिए इनको। हम इनसे अपील भी करते हैं, हम इनसे दरख्वास्त भी करते हैं इस पर इस तरह न किया जाए। आप दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन दरख्वास्तें जाहिर शाह साहब पिछले कोई 1.5 साल के अरसे में या 2.5 साल के अरसे में किस हद तक कबूल हुई हैं आपकी? कौमी असम्बली के स्पीकर तो आपका आवाज़ आ रही है जाहिर शाह साहब? ठीक है, आ रही है। मैंने कहा कि दरख्वास्तें तो 2-2.5 साल से कर रहे हैं आप, कितनी मंजूर हुई हैं?
कि हम दरखास्त देखो हम बात भी करते हैं, लेकिन हम आज तक इमरान खान की तरह किसी ने, अगर ये हमारे 75 साल के ये पॉलिटिशियन जो है 75 साल के जो पाकिस्तान में है, पहले ब्यूरोक्रेसी के जरिए इस ताकत को पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया, फिर दूसरे इदारे जो है फौजी हुकूमतें आई, आपने देखा सियासतदानों के जिस तरीके से हमेशा जो खिलवाड़ सियासत के साथ किया गया, सियासी पार्टियों के साथ, लेकिन सियासी लोग जो थे उन्होंने भी अपनी बहुत कमजोरी दिखाई, लेकिन इमरान खान की तरह जो लीडर होते हैं उसने वो मुजाहिमत की इलामत बन गया है। तो साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कानूनी मंजरनामा जिसमें सुकुम है, इबहाम है, क्लैरिटी है, और अगर क्लैरिटी है तो किस हद तक है, सादा कानून साजी का तरीक़ाकार क्या है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का नल एंड वाइड क्या पार्लियामान से की जाने वाली कानून साजी कर सकती है, एक हैसियत पार्लिमानी अगर पहले तस्लीम कर ली जाए क्या उसका ख़ात्मा करके दूसरी हैसियत तस्लीम की जाती है, और अगर एक पहले हो चुकी तो फिर उसका अगर खात्मा किया जाएगा तो क्या कुली तौर पे किया जाएगा या फिर दूसरों को भी उसी में ले आया जाएगा। अब आने वाले दिनों में 2/3 अक्सरियत के हवाले से जो कोशिशें जारी हैं उस पर क्या बातचीत बनेगी। तो सीनियर माहिर कानून जहांगीर जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं से इस्तिफादा हासिल करेंगे। जहांगीर जदून साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहांगीर साहब, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया, फिर उसी फैसले की रोशनी में 39 लोग PTI के माने गए, बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जारी हुआ, नया पार्टी पोजीशन वाजे हो गई। लेकिन अब इलेक्शन तरमीमी एक्ट की रोशनी में वो 39 भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अगर शुमार कर लिए गए हैं तो ये किन बुनियादों के ऊपर किए गए होंगे, और क्या ये जो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का नोटिफिकेशन है ये चैलेंज हो सकता है या नहीं? नहीं, कौमी असम्बली का जो नोटिफिकेशन है ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया उसके अगेंस्ट है, तो इसकी एज सच जो है वो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई अपनी फाइंडिंग ना देती या उनकी फाइंडिंग फेवर में आती कि ये जी पार्टी के बंदे नहीं हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, तो फिर तो डेफिनेटली नेशनल असम्बली जो का स्पीकर है या जो भी नेशनल असम्बली का सेक्रेटेरिएट है वो नोटिफिकेशन इशू कर सकता था। लेकिन अभी देखें 13 मेंबर पूरी फुल कोर्ट थी, उसमें सिर्फ 2 जज साहबान ने डिसएग्री किया, डिसेंट दिए, बाकी तो 11 जजों ने कहा जी PTI एज ए पार्टी इलेक्शन लड़ी है और एज ए पार्टी आल्दो उनका असेंबल नहीं था लेकिन उन्होंने इलेक्शन एज ए पार्टी कंटेस्ट किया है, तो बात ही खत्म हो गई। अब या तो ये 11 मेंबर के जो जजमेंट है या 8 मेंबर जजमेंट जो कंसेंसस के साथ आई है उसको ये ओवर रूल करना चाहते हैं, तो फिर ये आप देख लें कि ओवर रूल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। तो अदरवाइज तो जजमेंट बड़ी वाज़ेह है, वो इस एक्ट का भी उन्होंने उस पर वजाहत की है कि रेट्रोस्पेक्टिवली इस तरह की जो चीज़ें पहले हैं उस पर इसका असर नहीं होता। तो अभी ये तो एक स्पेसिफिक एक्ट बना के एक चीज़ को ख़त्म करना मेरे ख्याल में, और अगर उन्होंने डिटेल जजमेंट में एक आइन की इंटरप्रटेशन कर दी जो आर्टिकल मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन के हैं कि रिजर्व सीट के बारे में या एक पार्टी जो है इलेक्शन सेक्शन 17 की, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 की, तो फिर ये जो एक्ट है इसका कोई असर नहीं होगा, ना ही इस जो नेशनल असेंबली के स्पीकर ने जिसने नोटिफिकेशन किया उसका भी कोई असर होगा। लेकिन अगर दोस्त डालनी जबरदस्ती कराएं तो ज़ाहिर है एक जदुन साहब इन्होंने बाकायदा ये सारा कुछ किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के बाद जो 8 जजेस ने दोबारा हुक्म जारी किया, वजाहत मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने, उसके दिन गुजरे हुए भी 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन आज के दिन तक भी उस पर अमल दरामद नहीं कर सका। क्या आप समझते हैं ये तौहीन अदालत है या इसके लिए एक नई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अमल दरामद करवाने के लिए? मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अपनी जो जजमेंट है उसके साथ स्टैंड नहीं कर रही, तो उसको तो चाहिए था कि फॉरेन इलेक्शन कमीशन को एक एग्रीमेंट वो कंटेम्प्ट इशू करते। लेकिन आज एक नई डेवलपमेंट हुई है, शायद आपको नहीं पता कि जो प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस है प्रैक्टिस जी, तो उसमें उन्होंने विद इन सेकंड ऑर्डिनेंस निकाला है, विद इन सेकंड जो है जो कमेटी बेंच बनाती है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है।
तो अभी पावर जो है वो टिल्ट कर गई चीफ जस्टिस की तरफ। तो उन्होंने इसीलिए काम किया है कि वो अब गवर्नमेंट की मर्जी का ही काम चलेगा सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये सारे रास्ते जो है आस्ता आस्ता करके बंद कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं फिर क्या होता है। अदरवाइज तो जहांगीर साहब आप ये नहीं समझते सर, आप ये नहीं समझते कि ये काजी फाइज ईसा साहब के लिए भी एक इम्तिहान है कि जब वो सीनियरिटी का प्रचार करते रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे में, जब वो अपकमिंग चीफ जस्टिस होने वाले थे, तो उस हैसियत में उन्होंने सीनियरिटी का प्रचार किया। उसी वजह से 3 लोग जो हैं वो बेंच का हिस्सा बनाए गए कमेटी का कि वो फैसला करेंगे। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उसमें से निकाल के किसी को शामिल करना, तो ये एक सिटिंग चीफ जस्टिस जो है उसके लिए मुश्किल नहीं होगा? नहीं, उन्होंने कर दिया, नोटिफिकेशन कर दिया, अब क्या मुश्किल हो गई। तो उसके अपने जो है ना क्या कहते हैं एक प्रिंसिपल स्टैंड से खुद ही पीछे हट गए। तो ये तो उसका स्टांस जो है चीफ जस्टिस साहब का चेंज हो रहा है दिन ब दिन, या अभी वो फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं। तो वो सारा काम जो है जो है गवर्नमेंट उसकी मर्जी का कर रहे हैं या समझ नहीं आ रही हमें। तो अब इस पे सोचने पे मजबूर हैं कि क्या ये इस मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़े सीरियस रिपरकशन है कि सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया जा रहा है और एक मेजॉरिटी जो है उसकी ओपिनियन को ख़त्म करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल की जा रहे हैं। और एक आईनी इदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करता और लेटर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जो है उसके इफ़ेक्ट को नलिफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा बुरा असर पड़ेगा। कल को कोई ताकतवर बंदा आ जाएगा, ये नहीं मानते, इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोई भी अगर ताकतवर बंदा है तो वो तो नहीं मानेगा। अच्छा नून साहब, क्या इससे अदारों में तसादम नहीं शुरू हो जाएगा? तसादम मेरे ख्याल में तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू हो चुका है और अदारों के अंदर भी तसादम। अब तसादम देखें ना, एक इलेक्शन कमीशन के आईनी इदारा है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। पहले उन्होंने वजात मांगी, उनको वजात मिल गई, वजात के बावजूद जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। अच्छा जहांगीर साहब, ये तरीक़ाकार क्या होता है कि अगर एक तरमीम हो जाए तो क्या आइन के अंदर ऐसी कोई शेख मौजूद है कि जिसमें दौरानिया रखा गया हो कि एक तरमीम के इतने दौरानिए बाद तरमीम होगी, या फिर कोई दौरानिया नहीं है, वो अगर एक दिन तरमीम हुई है तो अगले दिन तब्दील भी हो सकती है? अब यही हो रहा है, इसमें कोई ये तो पाबंदी नहीं लगी हुई आइन में कि अगर आप आज तरमीम करते हैं तो कल नहीं कर सकते। वो तो अगर आपके पास पावर है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी फिर इंटेंशन देखी जाती है कि अगर आप कोई क्या सिचुएशन थी, क्या रीज़न थी। ये अब कोर्ट में चैलेंज हो तो पता चल सकता है कि कोर्ट इसको इंटरप्रेट करती है क्या इस लॉ मेकिंग के पीछे क्या आपने देखा है कि कई आर्डिनेंस जो है वो हाई कोर्ट ने या कई लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन कर देती है। तो वो इसमें सारी फिर रीजनेबिलिटी भी देखी जाती है कि इनकी इंटेंशन थी या कोई मैलाफिड इंटेंशन से तो नहीं ऑलमोस्ट सडनली लॉ चेंज कर दिया। तो ऑर्डिनेंस तो देखें एक इमरजेंस जो है इमरजेंट सिचुएशन होती है, इमरजेंसी में होता है। तो क्या इमरजेंसी थी कि सुप्रीम कोर्ट का आपने एक कमेटी को चेंज करना था तो आपने ऑर्डिनेंस निकाल दिए। जनरल साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या वकला इस पर खामोश रहेंगे या वकला अपने आईनी अदारे को बचाने के लिए निकलेंगे? नहीं, वकला बिल्कुल नहीं खामोश रहेंगे और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को भी इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। ये देखें, आइन कोई किसी एक अदारे का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल ऑफ लॉ जो है वो पूरी सोसाइटी के लिए होता है और सबसे बड़े स्टेक होल्डर पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम है वो हैं। तो अगर आईनी इदारों का तसादम ये चलता रहेगा या जो अदारे हैं वही कहते हैं हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बाकी गलत कर रहे हैं, तो इससे फिर बड़ी एनार्की पैदा होगी और ये एनार्की जो है मुल्क के लिए जो है वो ठीक नहीं है, मुल्क के लिए ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। अच्छा जहांगीर साहब, ये बताइए, ये जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये वही हैं, अब वो जो मखसूस नशिस्तें जो डिस्प्यूटेड हैं 23 अब उनकी तकसीम होनी है, तो क्या पुराने तरीक़ा कार के तहत उसकी तकसीम होगी या फिर अगर नहीं वो लीगली देखें, वो अगर तकसीम होगी तो वो इलीगल होगी। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सीटें जो है वो पीटीआई की बनती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते या अपनी तरफ से तकसीम करते हैं तो उसकी जो भी सूरत निकलेगी वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी और आखिरकार देखें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, मेजॉरिटी करेगी, वो प्रिवेल करेगा। अब देखें ना, एक मुशर्रफ का ज़माना था, मार्शल लॉ लगा, इमरजेंसी आई, जजेस ने जो है वो घर चले गए, पीसीओ ओथ ले लिया, पूरी सुप्रीम कोर्ट नहीं आ गई और आखिर में फिर क्या हुआ, फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर शुरू से जो सिंध हाई कोर्ट बार की पिटीशन थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया
तमाम जजेस PCO वाले को घर भेज दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त्म कर दिया गया। तो ये कर सकते हैं, अभी इनके पास जैसे बात ताकत होती है वो ताकत के नशे में नहीं समझते क्या कर रहे हैं, लेकिन जो ही हालात ठीक होते हैं तो वो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। तो साहब ये सारी चीजें रिवर्स तो हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर वो जो सवाल यासर ने किया, अगर ये इस गैर आईनी इक़दाम को कर लेते हैं और उस गैर आईनी इक़दाम को करने के बाद कोई आईनी तरमीम भी पास करवा लेते हैं, तो क्या वो चैलेंज नहीं होगी? ये देखिए, आज का जो ऑर्डिनेंस इन्होंने साइन किया है, ये एक मतलब एक आप समझें कि एक मिसाल है कि वो ये कहते हैं कि आईनी तरमीम भी चैलेंज ना हो सके ये करें। तो ये सारी एक पूरी प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है। ये प्लान A, B, C सारे जो है ना, ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है। ऑर्डिनेंस आया, अभी कमेटी चेंज कर दी। अब कमेटी चेंज करने का मकसद ही था कि अगर कोई पिटीशन आती है चैलेंज की तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा और ये अपनी मर्जी से मुझे लगता है आप तरमीम करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसी ज़मीन के अंदर ये फैसला दे चुकी है कि जब पार्लियामान के अंदर कोई चीज़ पेश ही नहीं हुई तो आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। तो जब वो पेश हो जाएगी, अगर आप देखें अगर पेश होगी तो चैलेंज करेंगे तो फिर भी वो उसको इतना जल्दी टेकअप नहीं करेंगे। जो रिजल्ट आने चाहिए या उसको स्टे करना वो नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब जो ऊपर चीफ जस्टिस हैं वो क्रेडिबिलिटी खो बैठे हैं अपनी, और वो जो है अब बस गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं। अच्छा, 26 तारीख को इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जाएगी और जो रूल्स है उसके मुताबिक तो अभी तक जो है वो चीफ जस्टिस जो होंगे वो सैयद मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। तो आप देख रहे हैं कि उसमें भी कोई 2 नंबरी होने जा रही है? नहीं, अगर देखें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना लेते हैं और इनकी एज जो है वो 68 कर देते हैं तो फिर तो ये अपना कैरियर जो है चीफ जस्टिस उसमें एक बड़ी अदालत में एक बड़े चीफ जस्टिस का देख रहे हैं। ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो वो ख़त्म कर रहे हैं, उसकी जो अहमियत है उसको वो सबऑर्डिनेट कोर्ट वाली बना रहे हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जो उसका डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत है उसको वो अंडरमाइन कर रहे हैं अभी जो ये वाली सुप्रीम कोर्ट है। तो ये चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं एक नई बड़ी कोर्ट में जाऊँ और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगले 3 सालों के रहे। अगर हुकूमत इस तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में करने में कामयाब हो जाती है या उनको 2/3 मेजॉरिटी किसी तरह से ले लेते हैं तो फिर तो ये अपने लिए जो लाइन बना रहे हैं उस पर ये कामयाब हो जाएंगे। जदून साहब, बहुत हवाले दिए जाते हैं कि 50 ममालिक के अंदर ये आईनी अदालतें मौजूद हैं, पाकिस्तान में बन जाएगी तो क्या होगा? ये ज़रा थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें कि जहाँ पे आईनी अदालत मौजूद होती है क्या वहाँ पे कॉमन लॉ होता है? और दूसरी बात ये कि जहाँ पे आईनी अदालत होती है क्या वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत होती है या क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट्स भी हैं बहुत से ममालिक में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, तो मातहत कौन सी कोर्ट किसकी होती है? देखिए, तो आप मतहत की बात नहीं है, एक ऑलरेडी कोर्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप नई अदालत बनाते हैं तो उसको पहले आपको रीजन देनी पड़ेगी आप क्यों बना रहे हैं। बनाने पे पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग देखे ना, अभी ना ये 2 महीने 2 साल पहले बनाई इन्होंने, ना ये 2 महीने बाद बनाना चाहते हैं, तो इसकी इंटेंशन पीछे जो है वो ठीक नहीं है। अब बाहर की आप मिसाल के देते हैं जी, फ्रांस की मिसाल हैं, अब फ्रांस में रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ में कितना डिफरेंस है। बाकी चीजें वहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी है, यहाँ पे बाकी चीजें इनको कोई नहीं लगती वहाँ के मुल्कों की। ये तो गरीब लोग मर रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा। तो मिसालें आप देते हैं अमेरिका की, इंग्लैंड की, फलाने मुल्क की, भाई उसकी मुल्क की अपने सर्कमस्टांसेस हैं। वहाँ पे इस तरह की रातों रात में ऑर्डिनेंस निकलते हैं, ना रातों रात कमेटियाँ सुप्रीम कोर्ट चेंज करती हैं, ना वहाँ पे किसी को मतलब है ये कि इसको आप पार्टी को बाहर करना है, इसको अंदर करना है, इसका ये तरीका अपनाना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं है। अगर आप मिसाल एक देते हैं कि वहाँ पे ये काम चल रहा है तो बाकी चीज़ों को, उनके सर्कमस्टांसेस को भी देखें ना वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना रहे हैं, पार्लियामेंट के पास बेशक हथियार बना सकते हैं, लेकिन देखें ना वो उसकी आप पार्लियामेंट देखें ना, आप 1 सेकंड में आप देखते हैं ये ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं। ऑर्डिनेंस पे आप 2 मिनट में ऑर्डिनेंस निकलता है, नोटिफाई हो जाता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी भी हो जाती है। इसमें ना चीफ जस्टिस को इतराज है, ना कमेटी, मतलब है इनकी लगता है सारी ये जो है बामी रजामंदी से काम हो रहे हैं।
अगर ये रजामंदी से भी काम हो रहा है तो आप क्या समझते हैं कि ये काम देर पर जाएगा? ठीक है, मान लिया एक वक्ती तौर पर ये जीत गए, ये सारा कुछ कर ले, तो क्या ये मैंने पहले आपने कहा कि वकला, ये मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है कि ये देर पा नहीं होगा, इसके बड़े बैकलैश आएगा और ये जो मर्जी कर ले अपनी जोर जबरदस्ती से। देखें पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दवार में मार्शल लॉ आए हैं, मार्शल लॉ के अंदर क्या नहीं होता, आइन आपका सस्पेंड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बाकी ये लोग तो चले जाएंगे, जो लोग ये काम कर रहे हैं, अगर चले 3 साल और लगा लेते हैं फिर क्या करेंगे? ये तो नुकसान मुल्क का है, मुल्क के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। अपने साथ तो चलो ये 3 साल और एंजॉय कर लेंगे, प्रोटोकॉल एंजॉय कर लेंगे, सैलरी ले लेंगे और कुछ बेनिफिट ले लेंगे, लेकिन फाइनली क्या हुआ है, आज जो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगे हैं उन्होंने नुकसान तो पाकिस्तान को दिया है। वो तो कोई जजीरा खरीद के बाहर बैठ जाएगा, कोई बाहर के मुल्क अपनी स्टेट बना लेगा, वो वहां से मुल्क से छोड़ के चला जाएगा, नौकरी खत्म होगी। लेकिन जिन लोगों ने इधर ही रहना है, जो बाहर नहीं जा सकते, जो पाकिस्तान के 90% जो पॉपुलेशन है, तो उन्होंने तो इसी मुल्क में जिंदगी गुजारनी है, तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं और मुल्क के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं कि मुल्क को आगे जाने ही नहीं दे रहे, मुल्क को आगे जाने नहीं दे रहे और मुल्क के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। और आप की ये जो चीज़ें हैं ये नल एंड वाइड हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुलम खुला खिलाफ वर्जी इनकी तरफ से की गई है। राना साहब, आज जो मुलाकात हुई मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, और बड़े अरसे बाद खबर आई कि दोनों मियाँ साहिबान जो हैं वो मिल बैठे हैं, गौर खोज किया है, बहुत सी तयनातियों के ऊपर बातचीत हुई है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर मौलाना फजलुर रहमान से मियाँ नवाज शरीफ बजाते खुद कोई बात करेंगे या फिर खामोशी इख्तियार करेंगे? मैं आपको ये खबर दे दूं कि मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ की अगले 10 से 15 दिन में मुलाकात फाइनल है। मैं आपको ये खबर दे दूं, सही 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की एक मुलाकात फाइनल है और ये मुलाकात फाइनल हो चुकी है। इस मुलाकात का पैगाम जा चुका है और उन्होंने कहा है कि मौलाना साहब की तरफ से ये भी पैगाम है कि जो भी आना चाहता है मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। एक तो इस बात को ज़हनशील कर लें। दूसरी बात है कि आज की जो इनकी मुलाकात थी उस पर 4 तैनातियों के हवाले से कुछ चीजें डिस्कस की जो मेरे पास है। एक अहम तीन तैनाती जो आजकल में होनी है उस पर मियाँ साहब से पूछा गया है। 3 दीगर तैनातियां यानी 3 में से 2 एक्सटेंशंस हैं, 2 एक्सटेंशंस हैं, एक मजीद तैनाती है, इसके हवाले से भी वहां पे बात की गई है। और जाओ मियाँ बड़े मियाँ साहब ने अपने मशवरा दिया, उन्हें बताया गया कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर ले। तो इन सारी चीज़ों के बाद ये मीटिंग अच्छी खासी जारी रही है, लेकिन इस सारी मीटिंग में जो एक बड़ी बात हुई है वो ये बात हुई है कि बड़े मियाँ साहब ने ये भी बात कही है कि ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास क्या रहेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक खबर बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही है, इतनी तेजी गर्दिश कर रही है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो बेइंतहा एक्टिव हुए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस आईनी तरमीम के लिए बड़ा राब्ते कर रहे हैं और हर स्टेज तक जाने के लिए तैयार है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी कोई बड़ी गेम खेल रहे हैं और इस आईनी तरमीम के मंजूर होने के बाद उसका क्रेडिट ज्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी लेंगे और हो सकता है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है कोई ऐसा काम डाल दें कि हमारे पास हुकूमत ना रहे। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर डिस्कस हो रहा है और कई मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन जो रहनुमा हैं, मेरी उनसे जब इस हवाले से बात हुई है तो उन्होंने बाकायदा इस बात की तस्दीक की है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तो पहले दिन जब तरमीम आई है उस वक्त तो इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन जैसे ही तरमीम नाकाम हुई, कामयाब ना हो सकी, हम ना पेश कर सके आईनी तरमीम, तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जिस तरह एक्टिव हुए हैं और जिस तरह वो राब्ते कर रहे हैं, जिस तरह टीवी टॉक शो में वो खुल के बात कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी तरफ से कोई टारगेट मिल गया है और उस टारगेट के बदले बिलावल भुट्टो जरदारी कोई बड़ी चीज लेना चाहते हैं। यानी उनमें खदशा ये है कि वही टारगेट जो हमारे पास था अब वो बिलावल भुट्टो के पास है, तो वही चीजें जो हमारे पास होनी थी अब वो पीपल्स पार्टी के पास जाएंगी, ऐसा ही? बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह है। और इस पे बाकायदा नून लीग के अंदर अच्छी खासी बहस हो रही है, नून लीग के अंदर ये बातें की जा रही हैं और नून लीग के अंदर ये डिस्कस किया जा रहा हो। आज बड़े दोनों भाइयों की मुलाकात में भी
ये बात डिस्कस हुई है बकायदा। मुलाकात तो 4 लोगों की थी, टीवी पर तो 3 की चली, लेकिन मुलाकात तो 4 लोगों की थी। उन 4 लोगों में ये बात डिस्कस हुई है कि आखिरकार कल का हमारा हरीफ जो होगा वो तो पीपल्स पार्टी होगी। कल जब हम इलेक्शन में आएंगे तो एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े होंगे, तो फिर किस तरीके से हम अपनी बनी बनाई सारी मेहनत भी करें, अवाम की नफरत भी हमारे पेटे पड़े और दारों की नफरत भी हमारे पेटे पड़े, और हम अच्छे खासे जो है बदनामी का सबब भी बने, और उसके बाद किसी और के पास सारी बॉल चली जाए, किसी और को सब कुछ मिल जाए, तो फिर हम कहाँ स्टैंड लेंगे। ये बात बकायदा हुई है, जिसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक आईनी तरमीम की जिस तरीके से ये मंजूर करवाते हैं, अगर ये करवा लेते हैं, ज़ाहिर तो ये लग रहा है ये करवा लेंगे, अगर ये करवा लेते हैं तो उसकी आईनी तरमीम के बाद मुझे जो नजर आ रहा है बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी, और वो तब्दीलियां जो होंगी हुकूमत के गले पड़ जाएंगी, और फिर ये आपस में आपको दस्तों गिरेबां होते नजर आएंगे। फिर आपको ये नजर आएगा कि ये सारे एक दूसरे के खिलाफ हैं, फिर बहुत सी राज अफशा होंगे, फिर बहुत सी चीजों से पर्दा हटेगा। यानी ये जो चीजें हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं ये राज अफशा करवाने के लिए हो रही हैं, और आने वाले दिनों में उसका पर्दा जो है वो चाक होता हुआ दिखाई देगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।